हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरासन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश प्रोनंसिएशन। और इंग्लिश प्रोनंसिएशन में हम सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, क्या रूल होते हैं इंग्लिश के पढ़ने के, और इंग्लिश बनती कैसे, आखिर कौन से वो रूल लगते हैं जब मीनिंग बन करके आती है। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम ये सीखेंगे कि जो इंग्लिश के नियम हैं उनसे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। तो इससे इसको सीखने के बाद हमें इंग्लिश में क्या बेनिफिट होगा वो मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। सबसे पहला बेनिफिट कि हम जब इन रूल्स को, इंग्लिश के जो ये रूल हैं, इनको सीख लेंगे तो हमको मीनिंग बार बार रटनी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। दूसरा फायदा, हम एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीख जाएंगे अगर हम इन रूल्स को पढ़ लेते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप इंग्लिश को एकदम परफेक्ट, इफेक्टिव और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इंग्लिश में जो वर्ड यूज होते हैं अलग अलग टाइप्स के, कभी कभी हम उनमें क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि अगर यहाँ पर ये आया है तो इसको ये बोला क्यों जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आर को ही देख लेते हैं, तो ARE इसको आर बोल रहे हैं, और अगर हम इस हिसाब से देखें कि हमें इसको आर पढ़ना है तो हमें स्पेलिंग क्या बनानी चाहिए, डबल ए और आर, तब पढ़ेंगे हम इसको आर। लेकिन यहाँ क्या स्पेलिंग है, ARE, और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, आर। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है इंग्लिश के प्रोनंसिएशन। दोस्तों, जैसे हम हिंदी को पढ़ने या लिखने के लिए हिंदी की मात्राओं को समझते हैं, ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। इंग्लिश की मात्राएं कौन सी होती हैं? इंग्लिश की मात्राएं हैं ये 5, AEIOU, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वॉवल्स, जिन्हें हम वॉवल्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं स्वर। और इसके बाद जो बचा वो होता है कॉन्सोनेंट, जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर हमें इंग्लिश पढ़नी है ठीक से तो हमको पहले इंग्लिश की मात्राएं पढ़नी होंगी जो कि AEIOU हैं। हम क्या करते हैं कि बिना इनको समझे और इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं और हमको क्या होता है, वो वर्ड्स याद हो जाते हैं। बस वही वर्ड हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं और हम उन्हीं को पढ़ते रहते हैं और हमें लगता है हम इंग्लिश एकदम फ्लुएंट जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लिश कई देशों से मिला करके, कई देशों के वर्ड्स को मिला करके तब एक लैंग्वेज बनी है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही देश की लैंग्वेज हो, कई देशों से, अलग अलग देशों से वर्ड लेकर के तब इंग्लिश बनी है। और इसीलिए इंग्लिश में कई वर्ड ऐसे हैं जो लिखा कुछ और होता है लेकिन पढ़ा कुछ और जाता है। हमारी हिंदी की तरह दोस्तों इसमें फिक्स नहीं है कुछ भी, कि अगर ये स्पेलिंग है तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ये हो गया, लेकिन पढ़ा उसको कुछ और जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम सीखने के लिए हमको सीखना होता है इंग्लिश में, इंग्लिश के प्रोनंसिएशन। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कंप्लीट AEIOU, ये पांचों वॉवल्स देखने वाले हैं और इनसे बनने वाली स्पेलिंग्स को देखने वाले हैं और इनके क्या रूल्स हैं, किस तरह से स्पेलिंग बनती हैं, आज वो हम सब सीखने वाले हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए दोस्तों, उस पर नोट करते जाइए, या अगर कॉपी पेन पर नहीं लिखते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए अपने पास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि वॉवल, जिन्हें हम स्वर कहते हैं हिंदी में, का उच्चारण, यानी AEIOU जो है उनका उच्चारण। सबसे पहला है कि ए के उच्चारण के नियम, यानी जो ए है उसके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, उसको बोलने के कौन कौन से नियम हैं।
तो यहाँ ये बता रहा है कि ए के प्रमुख उच्चारण होते हैं अ, आ, ए, ए और ओ। ये क्या है? प्रमुख यानी मुख्य हैं। मतलब ज्यादातर जो ए से मीनिंग बनती हैं उनमें यही उच्चारण आएगा। यानी कि जहां पर भी जिस वर्ड में ए आएगा उस वर्ड में या तो आ पढ़ा जाएगा ए को, या फिर आ पढ़ा जाएगा, या ए को ए या ए या ओ पढ़ा जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। तो यहां कह रहा है कि ए का उच्चारण आ की ध्वनि में। ये यहां कह रहा है कि ए जो है यहां पर आपको क्या पढ़ना है? आ पढ़ना है। इन वर्ड्स में हमें ए को आ पढ़ना है, यानी आ की ध्वनि निकालनी है यहां पर। तो जैसे शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट, और अगेंस्ट का जो मीनिंग है वो क्या है? विरुद्ध। दूसरा एग्जाम्पल है अवेल, यानी प्राप्त करना। अब देखो यहां आया ए, यहां भी आया ए। इस वर्ड में क्या है? ए है। तो यहां बोला गया कि ए को आ पढ़ना है, तो हमने पढ़ा आ, बोला अवेल। अवेल मीन्स प्राप्त। दूसरा एग्जाम्पल है ए का उच्चारण आ और ओ की ध्वनि में। अब यहां ये कह रहा है कि यहां पर जो ए है वो क्या है? आ और ओ पढ़ा जाएगा। यानी ये कहना चाह रहा है कि इन वर्ड्स में आप ए को आ और ओ पढ़िए। इन वर्ड्स में ए और आ है। तो जैसे कि आर, ऑल और कार। अब यहां ए क्या बन गया? आ और ओ। ऊपर क्या था? ए क्या था? ऊपर सिर्फ आ पढ़ा जा रहा था। तो हमें यही समझना है। हमने यहां पढ़ा आ, यहां क्या आया? आर, यानी ये। फिर आया ऑल, ये वाला। और फिर आया कार, ये वाला। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब यहां कह रहा है ए का उच्चारण ए की ध्वनि में। और फिर स्टेटमेंट दे रहा है कौन सा? कि यदि ए के तुरंत बाद वाई या आई आए तो ए का जो उच्चारण है वो क्या हो जाएगा? ए का ए के समान उच्चारण किया जाता है, परंतु ए का उच्चारण लंबा कर दिया जाता है। मतलब समझते हैं दोस्तों कि ये यहां कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि जब ए के तुरंत बाद यानी कि किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद, जैसे ये रहा, ये कह रहा है कि किसी वर्ड में ए आए और ए के तुरंत बाद क्या आ जाए? वाई या फिर आई। ए के तुरंत बाद क्या आ जाए? वाई या आई आ जाए, तो ए का उच्चारण वो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ये रहा। परंतु कह रहा है कि ए का जो उच्चारण है वो लंबा कर दिया जाता है। कैसे? जैसा कि ये एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है? वे। ओके, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि वे, इस तरह से जल्दी से नहीं। ये कह रहा है कि परंतु ए का उच्चारण लंबा कर दिया जाता है, तो हम पढ़ेंगे इसको वे। लंबा खिंच रहा है। और यहां पर क्या कहा गया है? ए के तुरंत बाद वाई या आई आ जाए, तो ए के तुरंत बाद क्या आया? वाई। अब यहां कहा गया था कि ए के तुरंत बाद वाई या आई, तो ए के तुरंत बाद यहां आ गया आई। तो अब हम समझ गए कि हाँ, हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ए के तुरंत बाद वाई या आई आएगा तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ए, ना कि आ ओ कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें ये दिख गया कि ए के बाद वाई या आई है तो हम ए को क्या पढ़ेंगे? ए। ओके, सिंपली। कब पढ़ेंगे? जब वाई या आई आएगा, लेकिन उच्चारण जो है वो लंबा कर देंगे। जैसे ब्रेन, डे, प्लेन, प्ले, मेन। ओके, तो इन सब में क्या हो रहा है? ए के बाद वाई या आई आ रहा है, और जो
बताया गया है वहां पर कि वाई या आई आए तो उच्चारण को लंबा कर देना है और ए को पढ़ना है क्या, ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि ए का उच्चारण ए की ध्वनि में, यानी कि अब यहां जो ए है वो ना तो आ है, ना ओ है, ना ए है, क्या है, ए। तो देख लेते हैं कैसे है। केयर, डेयर, फेयर, मेयर, शेयर। यहां बोला था ना कि ए का उच्चारण ए की ध्वनि में, तो ए जो है उसको हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, और ए पढ़ रहे हैं। तो के और डे और, इसी को हम सिंपल भाषा में समझते हैं, बिल्कुल एकदम। आपको ये भी याद नहीं रखना, सीधा सीधा क्या करना है, जहां भी किसी वर्ड, जैसे कोई फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट लेटर के बाद ए आर ई आ रहा है, ध्यान से सुनना एकदम। क्या बोला कि अगर वर्ड फर्स्ट लेटर से शुरू हुआ, जैसे यहां सी से शुरू हुआ, और सी यानी कि एक लेटर के बाद, कोई भी लेटर हो, एक लेटर के बाद आ रहा है फर्स्ट में, या पीछे भी हो कोई बात नहीं, अगर उसके बाद फिर क्या है, ए ई ए आर ई, अगर ये तीनों हैं तो इतने को हम क्या पढ़ेंगे, अर। ध्यान से सुनो, जहां भी ए आर ई आएगा तो इतने को हम पढ़ेंगे अर, और जो आगे है बस उसके साथ मिला करके हम इसको बोल देंगे। जैसे सी है तो सी को बोलते हैं हम का। अब तो यहाँ तो सी है और सी के बाद ए लगा है, यानी कि यहाँ बोला है ना ए, तो ये क्या है, ये एक मात्रा है, और मात्रा कहाँ चली जाएगी, इसके ऊपर। तो सी का हो गया का, और ए जो ये है इसको हम ए भी बोल रहे हैं ना, तो ये मात्रा चली गई इसके ऊपर, तो हो गया के, और बचा अब इतना, और इसको कह देंगे अर। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का फुल कोर्स हमारे इस चैनल से कर पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये रहा, डी आ गया, ये ए है, मात्रा इस पर चली गई ए की, तो क्या हो गया, डे और अर। एफ है, यहाँ से मात्रा ए की चली गई इस पर, क्योंकि मात्रा तो लगेगी, तो फे अर। इतने को तो हमें अर ही पढ़ना है, अर। ये भी अर, ये भी अर, तो क्या हो गया, अब इस पर चला गया तो मे अर, शे यर। इन सभी को नोट जरूर कर लें अच्छे से। एक बुक जो अपने आप रफ बनाए, रफ, या कॉपी बनाए, कॉपी बना लें, या सिंपली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ए का उच्चारण ए की ध्वनि में, यानी अब यहां ए जो है वो क्या पढ़ेंगे, हम ए पढ़ेंगे। जैसे एम, बैंड, कैन, मैन और फैन। अब इसका भी हम देख लेते हैं। यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे मान लो अगर हमें वर्ड दे दिया, अभी तो ये हमारे सामने है, हमें पता है, ये याद है, लेकिन कहीं और वर्ड दे दिया, अब पढ़ने वाला तो इसको क्या पढ़ सकता है, अगर मैं ये हटा दूँ सब, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, बांड, इसको हम पढ़ सकते हैं कान, इसको मान, इसको फान, ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें थोड़ी नहीं पता है कि इसको एम बोलना है, इसको बैंड बोलना है, हम इसको बांड भी बोल सकते हैं। सीधा सीधा दिख रहा है ना एकदम, कि बांड कान, लेकिन है कैन। इंग्लिश थोड़ा अजीब है, इसके रूल्स को हमें ज़रूर पढ़ना होता है। अगर रूल नहीं पढ़े तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं पर फंस जाएंगे। तो यहाँ से तो ये समझ नहीं आ रहा कि चलो शब्द आ गया तो हम वहाँ उसमें, क्योंकि ए से कहीं पर आ भी बोला जाता है, कहीं ओ भी बोला जाता है, और कहीं पर ई भी पढ़ा जाता है,
तो हम कैसे पहचानेंगे कि इन वर्ड्स में हमें क्या बोला जा रहा है, क्या पढ़ना है। तो इसका मैं बता देता हूँ यहाँ बड़े अच्छे से। देखो ए एन, ए एन, ए एन और ए एन, ये कॉमन दिख रहा है। अगर इस तरीके के वर्ड हों, जैसे अभी तो ये है बैंड कैन, अब कोई और भी वर्ड आ जाए और जिसमें ए एन साथ में हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई वर्ड है और जिसमें ए एन साथ में है तो वहां पर आ नहीं आएगा हरगिज भी, ये ध्यान रखना। क्या बोला मैंने बोला कि ए और एन अगर साथ में हैं तो वहां पर ए पढ़ा जाएगा और कुछ भी नहीं, ना आ, ना ओ, ना ऊ, ना ए, सिर्फ ए। क्या पढ़ा जाएगा? जब भी ए एन साथ में होंगे और ए एन और प्लस उस लेटर को जो उसके आगे मिला करके ये एन पढ़ा जाएगा। ठीक, तो ये एन हो गया, तो ए आ रहा है, ए की मात्रा किस पर जाएगी? इस पर, तो ए चढ़ गया तो सी हो गया के न। मैं एम है, ये एन है, ए आ रहा है, मतलब ए की मात्रा आ रही है, तो ए की मात्रा इस पर चली जाएगी तो ये हो गया मैं न। इसी तरह फैन। तो समझ गए होगे दोस्तों आप कि जहां भी ए एन आएगा हम उसे क्या पढ़ेंगे? एन, ना कि आन वगैरह कुछ नहीं। ये सिंपली आपको याद। ए ई का उच्चारण ये कह रहा है कि अगर ए और ई कहीं पर आते हैं किसी वर्ड में तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? उसको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? प्रोनाउंस का मतलब होता है बोलना, उसको क्या पढ़ना। तो यहाँ आ गया ए ई, इस वर्ड में भी आ गया ए ई, और इस वर्ड में भी आ गया, और इस वर्ड में भी आ गया। अब ये कह रहा है कि कहीं पर अगर आते हैं ए और ई तो उनको इन चारों में से ही पढ़ा जाएगा, इन चारों में से एक होगा उसमें। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा पढ़ना है। अब जैसे अगर मैं इनको हटा दूं, अभी ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा है वही ये लिखा हुआ है, अगर मैं इनको हटा दूं यहाँ से तो फिर क्या पता चलेगा कि यहाँ क्या पढ़ना है? या ई पढ़ना है या ए पढ़ना है, यहाँ ए पढ़ना है या ई पढ़ना है। तो इसको तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि याद ही करना पड़ेगा। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम याद ही करते हैं, मजबूरी में करना ही पड़ता है। क्यों? इनका रूल क्यों नहीं? रूल तो है, बता दिया उसने कि ए ई ये चार ही पढ़ा जाएगा, इन चारों में से ही पढ़ा जाएगा जहां भी कहीं ये आएंगे। तो लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये ई है तो यहाँ क्या पढ़ें? इनमें से क्या इसको अब यहाँ बड़ी ई पढ़ दें, या इसको हम यहाँ पर ए पढ़ दें, या ए पढ़ दें यहाँ पर? ये समझ नहीं आएगा। इसके लिए सिंपली है कि हमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके रूल ठीक से नहीं हैं तो हमें उनको याद ही कर लेना चाहिए। दोस्तों इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसका पहला तो ये है कि इसके कोई माई बाप नहीं है। माई बाप का मतलब समझ रहे हैं कि इसके एक माता पिता नहीं है, हजारों हैं। ये कई देशों के वर्णों से मिलकर के बनी हुई है ये भाषा। इसका कोई एक देश से क्रिएशन नहीं हुआ है। जैसे हमारे इंडिया में हिंदी चलती है तो हमने ही बनाई है, सारे वर्ड्स क्या हैं? इंडियन है, और एकदम प्रॉपर है हमारा सब कुछ। कि यहाँ अगर छोटी ई आ गई तो हम उसे ई ही पढ़ेंगे, ये नहीं है कि आ ओ कुछ भी पढ़ दिया, जैसा कि इसमें है कि नहीं ए ई है तो इन चारों में से कुछ पढ़ लो। अब क्या पढ़ लें? कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है? इनको याद ही कर लेना होता है। अब कहेंगे ऐसे कितने वर्ड याद करेंगे? ऐसे तो बहुत हो सकते हैं, ए ई तो कहीं भी आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है इंग्लिश में। ये जो ए ई है ना, ये कुल मिलाकर के लगभग ए ई से बनने वाले, अगर यूजली जो यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, वो लगभग 10-12 ही होंगे। वैसे तो बहुत हैं लेकिन हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग ये 10-12 ही हैं।
जिनमें से ये समझ लो कि 4 आपके सामने आज आ गई, तो 4 ये याद कर लो, और बाकी किसी दिन घूमते फिरते आपको 4-6 जो रह गए वो भी मिल ही जाएंगे, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां मैं बता देता हूं कि पहले में है एस्थेटिक्स, ये वर्ड है एस्थेटिक्स, जिसका हिंदी मीनिंग है सौंदर्य विज्ञान। फिर है यहां पर इयोन यानी दृष्टि युग। फिर है एरोड्रोम, हवाई अड्डा। और फिर है एरोप्लेन, ये तो स्पेलिंग सबको याद ही रहती है, तो इसमें ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। इनका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों और अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जहां ए यू आए, अगर किसी वर्ड में ए यू आता है तो उसको हम एओ या आओ की ध्वनि में पढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है, ये वही कहना चाह रहा है कि कहीं अगर किसी वर्ड में ए और ओ आता है तो उसको हम एओ और आओ पढ़ेंगे, जैसा कि ये वर्ड है। अब एक ये कॉन्सेप्ट ए ओ का और पढ़ने हैं 2। अब दोनों में ये हटा दूं अगर यहां से, तो क्या दोनों में पता चलेगा कि यहाँ कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं। तो ये लगभग ये 2-3 ही वर्ड हैं इसके, तो जिसमें से 2 आ गए, एक मुश्किल से रह गया होगा जिसको भूले भटके आप कभी भी याद कर ही लेंगे। तो सबसे पहला है ये कियोस, और इसको अब मैं आपको थोड़ा ट्रिक से बताता हूँ। ये लगभग 2-3 वर्ड हैं बस, ए ओ से शुरू होने वाले। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे जो लाइफ है हमारी, जहाँ जहाँ हम रहते हैं पढ़ते हैं, वहाँ ये 2-3 ही आते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं आते। मैंने भी आज तक नहीं देखे, इतनी इंग्लिश पढ़ ली, मुझे कभी ये कियोस और लाओस पढ़ने को ही नहीं मिला। ये तो मैंने तभी जब ये रूल्स पढ़े, इंग्लिश को थोड़ा मैंने आगे तक एक्सपेंड किया, तब ये थोड़ा ये वर्ड मिल गए 2। मुझे भी तीसरा आज तक नहीं मिला कहीं पर, तो मैं आशा करता हूँ आपको भी नहीं मिलेगा कभी भी पढ़ने। तो इसमें मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ क्या बोलना है और यहाँ क्या बोलना है। आपको दिख रहा है ना ओ और एस, क्या पढ़ेंगे, ओस, ओ एस ओस। तो सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर सी एच मतलब के और ए मतलब आ तो है नहीं, तो हो गया के और ओस। एल ए मतलब ला और ओस। ये इससे आप याद कर सकते हैं कि ओ एस है मतलब ओस तो बोला ही जाएगा, उसको कुछ और तो पढ़ नहीं देंगे। अगला है ए यू का उच्चारण, और ये तो आप सिंपली जानते ही हैं, ए यू मतलब ओ तो होता ही है, वो तो हिंदी में भी यही होता है और इंग्लिश में भी यही होता है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा ना याद करने की ज़रूरत है, ना इसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, सीधी बात है, ए यू मतलब ओ होता ही है। जैसे ऑडियो, ड्रॉट, नोटी, कॉट और डॉटर। अब यहाँ दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं हम। हमने बोला इसको क्या, जैसे ये है डॉटर, तो यहां तक तो समझ में आता है कि डी ए यू मतलब डॉ, ऐसा कि है ए यू से ओ ही बनता है, तो हमने पढ़ लिया इतने को डॉ। और उसके बाद जी एच टी ई आर को हमने क्या पढ़ा, टर। भाई साहब टर कहां से आ गया ये, अरे डी डी ए यू मतलब डॉ, और जी एच कब से टा बन गया, टा तो यहां से शुरू हो रहा है, टी ई आर, तो इतना होना चाहिए था ना बस, डी ए यू टी ई आर डॉटर। ये जी एच क्यों बीच में ठोक दिया, जब मतलब ही नहीं है उसका, मीनिंग में ना बोला जा रहा है ना कुछ है, लेकिन फिर भी खामा खाम में ठूस दिया बीच में। तो अब आप क्लियर समझ रहे होंगे कि जो इंग्लिश है ना, एक इसका कोई माई बाप नहीं है पहली चीज, और इसमें कुछ फिक्स भी नहीं है ज़्यादा कि नहीं यही होगा। लेकिन अब मैं आपको इस इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का एक ओवरव्यू बताता हूँ बहुत अच्छा। इसमें लगभग लगभग अगर हम 100% कैलकुलेट करें कि सारे 100% क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, रूल है, तो उसमें से लगभग लगभग 20% रूल ऐसे हैं जो हमें सिर्फ
उनकी जो मीनिंग्स हैं वो याद ही करनी पड़ेंगी, मतलब रटनी ही पड़ेंगी। उसमें नियम तो है कि ये पढ़ा जाएगा, लेकिन लॉजिक कुछ नहीं है कि ये क्यों पढ़ा जाएगा। ऐसे वर्ड हैं 20%। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं, किसी दिन वो 20% ही आ गए और हम पे पढ़वाया, तो ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ भी आज तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मीनिंग हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही नहीं है। जैसे मान लो अगर हम पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, मान लो होम साइंस, नहीं होम साइंस नहीं, दूसरा कुछ ले लेते हैं। हम पढ़ते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री, किस में? इंग्लिश मीडियम में। अब जब हम वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही तो रिलेटेड जो इंग्लिश वर्ड है वही तो पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है हम होम साइंस के पढ़ेंगे। तो जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसके जो वर्ड्स हम पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में भी जाएंगे। जैसे जो भी होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वो सारे हमारे दिमाग में आ जाएंगे। अब हम आगे जाएंगे, जब कहीं जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम ऐसा तो नहीं है हमने पढ़ा है क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो हम आगे कहाँ जाएंगे? डॉक्टरी में जाएंगे। तो फिर ऐसा तो नहीं है हम चले जाएंगे माइनिंग में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में चले जाएंगे तो हमको मीनिंग अलग मिलेंगी, हमको जो इंग्लिश के वर्ड हैं वो अलग मिलेंगे। हम अपनी ही तो फील्ड में काम करेंगे। मान लो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के डॉक्टर बनता हूँ, तो फिर से मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ना है, फिर से वही वर्ड्स रिपीटेड होंगे। तो अब समझ में आ रहा होगा कि ये लाइफ किस तरह से चलती है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि DUA और ये GH क्यों छोड़ दिया। तो देखो, इसमें GH क्या है? साइलेंट है। हम आगे साइलेंट लेटर भी बड़े अच्छे से पढ़ेंगे कि कहाँ, जैसे यहाँ साइलेंट का मतलब वो है, होता है चुप, तो यहाँ GH क्या है? चुप है, तो लेकिन चुप बैठे हैं, पढ़ना नहीं है उनको, पढ़ना सिर्फ इतना ही है, DAUTER, और हम इसी को पढ़ रहे हैं, डॉटर। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ हमारी यहाँ पर वीडियो होती है एंड। दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको एक ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, सिर्फ हमें मोटिवेशनल मिलता है ताकि हम आगे वीडियो को कंटिन्यू बनाते रहें। और कमेंट्स ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी, आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।